प्रणाम आप सभी को। जैसा कि विदित है, आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये खूबसूरत कार्यक्रम द मैजिक मैन एन चंद्रा नरेश चंद्र जोशी जी ने इस पटल पर रखा है। तो उसी के अंतर्गत आदरणीय हरीश नवल सर की एक व्यंग्य रचना आप सबके समक्ष रखती हूँ, सुनेगा। कि विक्रमार्क ने हट नहीं छोड़ा और एक बार फिर बेताल का शव पेड़ से उतार कंधे पर लादा और सदा की भांति मौन अपनी राह पर चल पड़ा। बेताल ने कुछ देर बाद कहा, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हारा रास्ता काटने के लिए आज तुम्हें मैं तुम्हारी राजधानी का एक किस्सा सुनाता। दिल्ली का एक आम इलाका है सराय रोहिल्ला। वहां बशेश्वर नाथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। उसके दो बड़े भाई दिल्ली में ही अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इकलौती बहन है जो शादी के बाद अपने पति के साथ हापुड़ में रहती है। इन चारों की माँ मेरे किस्से की नायिका है। बुढ़िया प्रागैतिहासिक हो चुकी है। शरीर की शक्ति लगभग चूक गई थी और चूंकि उसके तीनों बेटे उसके हाथों से निकलकर किन्हीं और के हाथों में खेल रहे थे, अतः वे बेचारी मेरठ में अपने छोटे भाई के साथ रहकर दिन काट रही थी। एक दिन होनी ऐसी हुई कि उसके भाई की मृत्यु हो गई। भाई के पुत्र ने सराय रोहिल्ला में बसे सरनाथ को तार किया कि वे आए और अपनी चल संपत्ति माँ को ले जाएं, जो वहां भाई के गम में अचल हो रही है। हाँ, तुम्हें ये बता दूं कि मेरठ वाले की डायरी में राय रोहिल्ला वालों का ही पता था, सराय रोहिल्ला वालों का ही पता था। बेताल ने सांस लेकर फिर किस्सा शुरू किया। बसे सरनाथ को जब तार मिला, उस समय वह पत्नी विहीन हो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। पत्नी मायके गई हुई थी। वह माँ का सबसे छोटा व लाडला बेटा था। शायद इसीलिए उसके दिन में माँ के लिए कहीं थोड़ी सी वैकेंसी। वह तुरंत मेरठ गया और माँ को सराय रोहिल्ला ले आया। माँ भाई के गम व बुढ़ापे की वजह से क्षीण हो गई थी। यहाँ 2 दिन तो आराम से कटे, किंतु तीसरे दिन जैसे ही श्रीमती बसेसरनाथ बच्चों के साथ घर लौटी, तो लौटते ही उसकी छाती पर काला भुजंग लौट गया। जब उसने देखा कि बिछौने पर सास जी लेटी हुई हैं और पतिदेव टेम्परेचर ले रहे हैं। कठिनाई से श्रीमती नाथ ने अपना टेम्परेचर डाउन किया। फॉर्मल नमस्कार के बाद पहला काम तो यह किया कि सास को अपने बिछौने से हटाकर पीछे कोठरी में उसकी उम्र से मेल खाती हुई चारपाई सी वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया और फिर बसे सरनाथ पर चढ़ बैठी। क्यों जी, तुम ही लाडले हो, तुम ही लाडले हो सरवन कुमार, जे डोली में बिठाकर बुढ़िया को सराय रोहिल्ला तीर्थ पर लाकर पुण्य कमा रहे हो। बाकी दोनों सौतेले थे जो मेरी जान को यही आफत लानी थी, आदि आदि। उधर बुढ़िया बुखार में डूबी हुई थी। यह डायलॉग सुनकर उसका दिल भी डूबने लगा, लेकिन तभी उसे तिनके का सहारा मिला जब बसे सरनाथ ने क्रोध दबाते हुए कूट शैली में कहा, भगवान देखो, अब यह उनकी विदा बेला है। न जाने कब चली जाएं। तो मैं तो उन्हें जानबूझकर यहाँ लाया हूँ ताकि लोग उन्हें देखें और कहें कि अंतिम वक्त में बस तेसर की घरवाली ही काम आई। सबसे छोटी बहू थी, लेकिन सास का ख्याल उसी ने सबसे ज्यादा था। फिर माँ कौन सा तंग करेगी, पड़ी रहेंगी कोठरी में, खा पी ज्यादा सकती नहीं, राशन कार्ड में उनका नाम बढ़वा लेंगे और राशन ब्लैक कर देंगे। क्यों? इधर बुढ़िया ने बेटे के कथन ने मतलब का सार गह लिया और बाकी थोथा समझकर उड़ा दिया। और श्रीमती बसेसरनाथ ने बहुत अरसे बाद पति को समझदार विशेषण से विभूषित किया। बहन भाइयों तक खबर पहुंची कि माँ बीमार है और सराय रोहिल्ला में ही है। सो अगले इतवार नाश्ते के समय बड़े और भोजन के समय तक मंझले भाई सब परिवार सराय रोहिल्ला पहुंच गए। माँ का शारीरिक संस्करण कितना संक्षिप्त हो गया था, इस बात की वृहत रूप में चर्चा करने लगे। बच्चों के लिए दादी माँ एक अजीब वस्तु थी। वे उसे छू छू कर देखते थे और
कहाँ कहाँ से बोलती है। हापुड़ से एक शाम बहन भी पत्नी के साथ खाली हाथ आई और 2 दिन बाद थैले भरकर ले गई। विक्रमार्क थक गया, उसने कंधा बदला, बेताल फिर चालू हो गया। दिनों के साथ साथ माँ का शरीर भी गलने लगा। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि माँ का शौचालय तक पहुंचना भी मुहाल हो गया, जिससे श्रीमती बसेसर नाथ का बुरा हाल हुआ। परिवार नियोजन वालों के सौजन्य से बच्चों को धोने पोंछने के किसी तरह का छुटकारा मिला था, लेकिन अब बुढ़िया ने भूली दास्तां बहुत जोर जोर से याद दिला दी। कुछ दिन तो दवा दारू की गई, पर फिर श्रीमती नाथ का को बोध हुआ कि यदि दवाएं चलती रही और असली मिलती रही तो बुढ़िया भी न जाने कब तक चलती रहे। अतः दवाएं बंद करके दुआएं चालू कर दी कि छुटकारा जल्दी मिले, किंतु साइयां उसे राखने के पक्ष में था। श्रीमती बसेसर नाथ रोज एक नई आशा से उठती, किंतु बुढ़िया को पलके झपकाते देख निराश हो जाती। बुढ़िया खाती कम थी, किंतु बनाती अधिक थी। घर के सभी पुराने कपड़े उसके उत्पादन को ठिकाने पहुंचाने में खत्म हो चुके थे। श्रीमती बसेसर नाथ ने कई मन्नतें मानी, टोटके किए, व्रत भी रखे, लेकिन हर बार खाली गया। हार कर उसने एक ज्योतिषी को बुलाया और उससे बुढ़िया की मुक्ति सूचना चाहिए। ज्योतिषी ब्रह्मचारी था। उसने जांच वांच कर बताया कि चिंता की बात नहीं, माँ जी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। उसी शाम ऑफिस से लौटते हुए बसेसर नाथ को शाही फरमान मिला कि आज रात तक बुढ़िया जेठ जी के घर पहुंच जानी चाहिए। उसी रात बुढ़िया का ट्रांसफर उसके बड़े पुत्र की कोठी सिविल लाइंस में हो गया। 2 ही दिन बाद बसेसर नाथ को सूचना मिली कि माँ जी की मृत्यु हो गई। सारा परिवार सिविल लाइंस में एकत्रित हुआ। पंडित बुलाया गया, हवन किया गया, विमान आया जिसे तीनों भाइयों ने मिलकर सजाया। उसमें फूल लटकाए, गुब्बारे बांधे, बुढ़िया के लिए कफन मंगाया गया। बुढ़िया के लिए कपड़े, जूते, ट्रक, बर्तन, जितना सामान जीते जी लेती थी लाए गए और करीने से सजा दिए गए। बड़े बूढ़े और उनसे ज्यादा मोहल्ले की औरतें जो कहती मंगाया गया, बैंड बाजे बजवाए गए और बहुत धूमधाम से शव यात्रा निगमबोध घाट की ओर रवाना हुई। घंटे बजे, गुलाल, फूल और सिक्के लुटाए गए। आगे आगे जल छिड़कते हुए, सिर उठाए हुए, नंगे पैर, धोती बनियान पहनकर जेठ जी शोक विहल दहाड़े मारते हुए चल रहे थे। शमशान घाट पर जब बुढ़िया को जलाने के लिए पहली लपट जेठ ने लगाई, जेठानी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। श्री व श्रीमती बसेसर नाथ पहले ही आंसुओं से तर थे और जेठ जी अभी भी बिलख रहे थे। थोड़ी देर मौन रहने के बाद बेताल ने फिर मुंह खोला। अच्छा विक्रमार्क, यह किस्सा समझो यहीं खत्म हुआ। अब इससे संबंधित मेरे प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। प्रश्न है कि जब श्रीमती व श्री वशिष्ठ नाथ बुढ़िया की मृत्यु ही चाहते थे तो उनके आंसू क्यों निकल रहे थे? दूसरे जेठ जी क्यों बिलख रहे थे और जेठानी पछाड़ खाकर क्यों गिरी? विक्रमार्क कुछ देर सिर खुजलाने के बाद उत्तर दिया, जेठानी इसलिए पछाड़ खाकर गिरी कि उन्हें अनुमान नहीं था बुढ़िया के मरने पर इतना अधिक खर्च करना पड़ेगा। खर्चे का हिसाब लगाते ही उन्हें गश आ गया। श्री व श्रीमती नाथ इसलिए आंसू बहा रहे थे कि 2 दिन बुढ़िया को अपने पास रखते तो यश जे जेठानी को मिल न मिल रहा होता, वह उन्हें मिलता। और जे वे इसलिए बिलख रहे थे कि फैशन बरस होते हुए भी माँ के कहने पर उन्हें सिर मुंडवाना पड़ा। यों विक्रमार्क का मौन भंग होते ही बेताल का शव छूटकर वापस उसी पर लटक गया। कितनी खूबसूरत सर ने ये व्यंग किया है आज के समाज पर, जो बूढ़े माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता। मैं आदरणीय सर को बहुत नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। चलिए एक और रचना मैं आपके सामने सर की रखती हूँ, व्यंग रचना। एक बुद्ध और उर्फ खरीदने जाना पमरेरियन। इसका शीर्षक ही बहुत रोमांचित लग रहा है, तो चलिए देखते हैं। मैं पिछले 16 वर्षों से एक सरकारी स्कूल में हिंदी माध्यम से अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। हर वर्ष मेरे विद्यार्थी मेरे समक्ष मांग और वितरण, उत्पादन और विनिमय तथा मंदी और लाभांश
संबंधी अनेक प्रश्न और शंकाएं रखते हैं। परंतु मैं स्वयं व्यवहारिक रूप से इन सब से अनभिज्ञ होने के वजह से कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं पाया। छोटा सा सरकारी स्कूल विद्यार्थियों को टालने के तरीके यहाँ इजाद होते ही रहते हैं, जिनका लाभ मैं उठाता रहा हूँ। शायद मेरा ये ज्ञान सदा ही अल्प रहता यदि मैं पिछले महीने अपने साले गिरीश जी के लिए उनके साथ राजधानी की सड़कों पर कुत्ता खरीदने नहीं डोलता। हमारे देश की राजधानी भी बहुत विचित्र है। जो भी बाहर से आता है यहाँ से कुछ न कुछ खरीदना ही चाहता है, भले ही वह ब्लैक में खरीदे जाने वाली इम्पोर्टेड आइटम हो या व्हाइट में खरीदे जाने वाला पमरेरियन हो। पमरेरियन समझते हैं आप? मैं तो पिछले महीने ही समझा जब गिरीश जी ने बताया कि वह पमरेरियन नस्ल का कुत्ता खरीदना चाहते हैं। यह रेशम की त्वचा वाला छोटा सा खूबसूरत कुत्ता होता है जिसे विदेशी और देशी महिलाएं गोद में खिलाने को आतुर रहती है। अनेक छेला किस्म के जीन हार्दिक इच्छा रखते हैं कि कभी उन्हें कोई पमरेरियन समझ ले, तभी तो वे दूम हिलाते आगे पीछे घूमते भी पाए जाते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध से इंग्लैंड में पमरेरियन पालने का फैशन चला था, जो अब तक सारी दुनिया पर छा गया है। जो फैशन अंग्रेजी अंग्रेज करें उसे दशी अंग्रेज कैसे न करें। अतः भारत भी इसी दुनिया में है। गिरीश जी एक सरकारी इंजीनियर हैं। भारत सरकार की ओर से उन्हें वेतन, जीप और नौकरों के अतिरिक्त भारी दौरा भत्ता भी मिलता है। सरकारी कामकाज पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। इस अवसर का लाभ उठाकर गिरीश जी देश के कोने कोने में छाए समस्त मित्रों एवं संबंधियों के सभी प्रकार के छोटे बड़े उत्सवों में अपने अमूल्य समय का कुछ न कुछ अंश निकाल कर अवश्य पधारते हैं। दिल्ली तो उनके लिए कंपनी बाग है, जहां उनका घूमना अन्य सरकारी अधिकारियों की भांति लगा ही रहता है। पिछले महीने उनके साले कृपाल सिंह जी ने को फ्रांस से भारत लौटना था। उनका पतन दिल्ली विमानपत्तन पर होना था, अतः उन्हें लिवाने के लिए जाहिर है कि गिरीश जी का दिल्ली आगमन घोर सरकारी था। मेरे साले के साले को आना था, अतः मुझे स्कूल से तब तक मेडिकल लेना ही था जब तक गिरीश जी दिल्ली में मौजूद रहते। हम दोनों 4 दिन मुंह अंधेरे उठ उठ कर अपने घर में 40 किलोमीटर दूर विमानपत्तन पर पहुंचकर 3-3 घंटे प्रतीक्षा करते रहे, पर कृपाल सिंह जी नहीं आए। जो टेलीग्राम उन्होंने दिया था उस पर भारतीय डाक तार विभाग की अति कृपा होने से उनके आगमन की तिथि मेरे मोहल्ले के प्रत्येक सदस्य की दृष्टि से भिन्न थी। 5वें दिन गिरीश जी को हर हालत में वापस लौटना था। यह उनकी घरेलू सरकार का हुक्म था, तो वह बिना भत्ते के ही जरूर बजा फरमाते थे। सुबह उठते ही वो मुझसे बोले, कृपाल सिंह जी तो आए नहीं, मैं एक कुत्ता खरीद कर घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी आंखों में अनेक प्रश्न उतर आए। कृपाल सिंह जी के बदले कुत्ता? मैं समझा ही नहीं। वे बोले, ऐसा है जीजाजी, घर से चलते वक्त संतोष ने दिल्ली के 2 काम बताए थे। एक कृपाल सिंह जी को लिवाना है, दूसरा एक पमरेरियन कुत्ता खरीदना है। कृपाल सिंह जी तो आए नहीं, कुत्ता तो ले ही चलूं, वरना संतोष बेहद गुस्सा करेगी कि दोनों में से किसी को भी नहीं लाए। गिरीश जी गिरीश जी के आगे गिरीश जी के आगे मेरा कुत्ता खरीदना विषय ज्ञान की पोल खुल गई। पमरेरियन कहाँ मिलेगा? पूछने पर मैंने उनसे अंग्रेजी का समाचार पत्र देखने को कहा। मेरे घर तो हिंदी का ही अखबार आता है, जिसे पढ़कर कुत्ता नहीं खरीदा जा सकता। कुत्ते की खरीद विषयक विज्ञापन तो अंग्रेजी के ही अखबार में छपते हैं। जब उस प्रातः मैंने अखबार वाले से अंग्रेजी का भी अखबार मांगा तो उसे घोर आश्चर्य हुआ। ऊपर से नीचे तक मुझे देखते हुए उसने पूछा, आप और अंग्रेजी? हाँ, कुत्ता खरीदना है, वो भी पमरेरियन, अंडरस्टैंड? मैंने कठोर स्वर में उत्तर दिया। उसने तुरंत दुम और सीन भीतर करते हुए अंग्रेजी का अखबार पकड़ा दिया। अखबार के अनुसार उस दिन शहर में 3 विक्रेता कुत्ते बेच रहे थे, जिनमें से बंगाली मार्केट वाले कर्नल साहब के पास पमरेरियन था। मैंने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर फोन कर कर कर्नल साहब से समय लिया। समय 12 बजे दोपहर का तय हुआ था। ठीक 12 बजे गिरीश जी ने कर्नल साहब की घंटी बजाई। सफेद बालों वाला भरपूर मूछ युक्त एक चेहरा खिड़की से निकला। यह कर्नल साहब ही थे। यस, उन्होंने बुलंद आवाज में पूछा।
सर जी, हम कुत्ता खरीदने आए हैं। पमरेरियन, आपसे समय लिया था। ओह, कहते हुए समूचे कर्नल साहब दरवाजे के बाहर आ गए। सफेद टी शर्ट, सफेद नेकर, गले में लाल स्कार्फ और पैरों में पड़ा हुआ सफेद फ्लीट, ठीक पमरेरियन की भांति। लॉन में पड़ी कुर्सियों पर हम लोग बिठा दिए गए। कर्नल साहब की पत्नी एक नन्हे पमरेरियन को ले आई। पीछे पीछे अर्धली पानी का जग लेकर आ रहा था। मेरा गला खुश्क था। गिरीश जी सरकारी अधिकारी हैं, अतः उन पर कोई विशेष रौब नहीं पड़ा। हमें पानी पूछा नहीं गया, बल्कि उससे हमारे हाथ धुलवा दिए गए ताकि हमारे स्पर्श से पमरेरियन मैला न हो जाए। गिरीश जी ने पिल्ले का पूर्ण निरीक्षण किया, उसे पंजों से दूम से पकड़कर उल्टा सीधा उठाया, नाखून गिने आधी आधी, फिर दाम पूछा। ओनली 5,000। कर्नल का स्वर गरजा, जैसे तोप छूटी। 5,000? मैं आश्चर्य से गिरीश जी के कान में फुसफुसाया। उन्होंने कर्नल दंपत्ति की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, जीजाजी, ब्रीड देखो, ब्रीड। कर्नल और पत्नी कितनी फिट और स्मार्ट हैं। मुझे दिल्ली के बाजारों की खरीद की आदत थी। भाव कम कराना ही चाहता था कि गिरीश जी ने पर्स में से 500 के 10 कड़कड़ते नोट निकाल लिए। अचानक कर्नल साहब ने पूछा, तुम क्या करते हो? सर जी, ये अधिशासी अभियंता है, मैंने शान से कहा। अधिशासी व्हाट? कर्नल ने मुंह बिगाड़ कर पूछा। गिरीश जी ने फौरन बताया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आई एम सॉरी, मैं ये कुत्ता आपको नहीं दे सकता। 12:15 बजे तक एक चीफ इंजीनियर आएंगे, उन्हें दूंगा। आई बिलीव इन इक्वल सिविल स्टेटस। मैंने पूछा, इक्वल स्टेटस व्हाट? कर्नल साहब ने मूंछ पर हाथ रखकर उत्तर दिया, बराबरी का दर्जा। गिरीश जी ने हाथों गिरीश जी के हाथों से कुत्ता गिर गया। अपमान बोध के समस्त चिन्ह लिए हम कर्नल साहब की कोठी से बाहर आ गए। मैंने मन ही मन प्रण किया कि आज गिरीश जी को पमरेरियन खरीदवा कर ही दम लूंगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, सीताराम बाजार में एक मेहता साहब हुआ करते थे जो कुत्ते बेचते थे। मुझे बरसों याद बाद कुत्तों से घिरा उनका व्यक्तित्व याद आ गया। बाल्यपन की स्मृति तेज होती है। मैंने गिरीश जी से सीताराम बाजार चलने को कहा। आज कुत्ता खरीद कर ही लौटना था। एक गली में पतले से जीने वाले मकान मैंने ढूंढ निकाला। कोलंबस भी अमेरिका देखकर इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना मैं हुआ। जीना चढ़कर हम लोग ऊपर पहुंचे। सब बदल चुका था। एक एक बड़ी सी कपड़े की दुकान थी। वहां पर एक कर्मचारी से मैंने कहा, ये मेहता साहब की ही दुकान है ना? हमें पमरेरियन चाहिए था। पमरेरियन? कर्मचारी का चेहरा विस्मय दिबोधक हो गया। उसने मालकिन नुमा व्यक्ति की ओर देख कर पूछा, पमरेरियन है सेठ जी? सेठ जी ने वहीं से विनीत स्वर में कहा, माफ कीजिए, हम इम्पोर्टेड आइटम नहीं रखते। आप लट्ठा खरीद लीजिए। 2 थान दूं? 2 नहीं, हमें एक ही लेना है, पर पमरेरियन लेना है, गिरीश जी ने बताया। दुकान मालिक समीपस्थ हुआ। पमरेरियन शायद इटली में बनता है। आप उसी के मुकाबले का हिंदुस्तानी कपड़ा खरीद लीजिए, हम इटली की मोहर लगा देंगे। हमें कपड़ा नहीं, कुत्ता चाहिए, पमरेरियन नस्ल का कुत्ता। मेहता साहब कहाँ है? कुत्ता? दुकान मालिक का चेहरा विभत्स रस से भर गया। क्या? हाँ, हम कुत्ते बेचते हैं। हमने बिगड़े स्वर में कहा, क्यों, बरसों से तो इस भवन में कुत्ते ही बिकते थे। अब क्या हो गया? मेहता साहब कहाँ है? दुकान मालिक यह सुनकर रौद्र रस का अवतार हो गया। अभी तुझे वहीं भिजवाता हूँ जहाँ मेहता साहब 13 साल पहले गए हुए। उसने भुज दंड फड़काए। मैंने गिरीश जी की ओर देखा। वह यह करुण रस में नहा रहे थे। उनके नेत्रों से पलायन के चिन्ह थे। हम लोग भाग निकले। गिरीश जी ने सीताराम बाजार से निकलते हुए भावुक होकर कहा, जीजा जी, आपके होते हुए मुझे दिल्ली में पमरेरियन नहीं मिल रहा है। आप एक कुत्ता तक नहीं दिलवा सकते? आपके हजारों विद्यार्थियों में से कोई भी कुत्ता नहीं बेचता क्या? संतोष जी क्या कहेंगी कि कृपाल सिंह जी ही आए और न ही। मुझे ये वाक्य चुनौती सा लगा। मैंने दिमाग पर जोर डाला कि कुत्ता कहाँ से मिल सकता है। मुझे याद आया, जामा मस्जिद के पास भी जानवर बिका करते हैं। हम तुरंत जामा मस्जिद पहुंचे। वहां मछली बिक रही थी, बकरा बिक रहा था, खरगोश बिक रहा था, कबूतर आदि आदि सभी कुछ। कुत्ता ही नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ पुरानी दुकानें मीना बाजार में पहुंच गई हैं। वहां कोशिश की जा सकती है। हम मीना बाजार पहुंचे। बहुत खोज
पर कहीं कुत्ते की पूंछ भी नजर नहीं आई। हमारी बेचैनी भांप कर एक तोते वाले ने हमें राह दिखाई और बोला, भाईजान चेहरे से मर्दनी हटाई, मर्दानगी लाइए, मैं आपको कुत्ते बेचने वालों का पता बताता हूँ। मैंने लपक कर उसके चरण स्पर्श करके विनती की कि वे तुरंत पता बताएं। तोते वाले ने कहा, बता तो मैं जरूर दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है, वह यह कि आप मुझसे 1 दर्जन तोते खरीद लो। बड़ी मुश्किल से सौदा 3 तोतों में पटा। मैंने तोते वाले से कहा वह तोते दिए बिना ही पैसे ले ले और हमें कुत्ते वाले का पता तुरंत बता दे। इस पर वो बिगड़ गया। हम ईमानदार और मेहनत की कमाई खाते हैं, ईमानदारी और मेहनत की कमाई खाते हैं, तोते के बदले में ही पैसे लेंगे। आप चाहें तो तोते यहीं उड़ा देना, हम मेहनत से उन्हें फिर पकड़ लेंगे। हमने ऐसा ही किया। पैसे लेकर और तोतों को पकड़कर पुनः पिंजरे में बंद करते हुए उसने हमें बताया कि कश्मीरी गेट के बाहर गंदे नाले के किनारे बंजारों की एक बस्ती है, जहां इस तरह के कुत्ते बेचे जाते हैं। मोरीजी गेट की ओर नाले के किनारे बंजारों का ठिकाना बना हुआ था। खोजबीन करते हम असली कुत्ता विक्रेता के पास पहुंची गए। उसे अपनी मांग बताई। वह व्यक्ति बोला, आप ठीक जगह आए हैं। मैं पमरेरियन आपको 500 रुपए में दे दूंगा, पर दूंगा 5 दिन के बाद। मैंने पूछा, 5 दिन के बाद क्यों? उसने बताया, मेरी कुतिया पिल्ला देने वाली है। हमने उससे निवेदन किया है 5 दिन के बजाय 5 घंटे में ही किसी तरह से एक पिल्ला दिलवा दे और दोगुने पैसे ले ले। यह तल्खी से बोला, मैं 500 रुपए के पीछे अपनी कुतिया का करियर खराब नहीं करूंगा। आप 5 दिन बाद ही आओ। अधिक अनुनय करने के बाद उसने कहा, मैं आपको एक आदमी का पता देता हूँ, उसके पास आपको तुरंत पमरेरियन मिल सकता है। अगर वे दें तो वहां चले जाओ। मेरा नाम ले लेना, मैं अभी आपको पता देता हूँ। वह अपनी झुग्गी में गया और एक छोटा सा छपा हुआ कार्ड लेकर आया। नाम पता देखते ही हम चौंक पड़े। यह तो बंगाली मार्केट वाले कर्नल साहब का ही पता था। वह बोला, ये साहब हमारे थोक के ग्राहक हैं, हर हफ्ते आते हैं और जितने भी पिल्ले होते हैं मुंह मांगे दाम में खरीद के ले जाते हैं। बड़े आदमी हैं, शौक भी बड़ा है। भौचक्के गिरीश जी का चेहरा जहां बुझ गया, वहीं मेरी आंखों के सामने मानो रोशनी के सैकड़ों झरने फूट पड़े। ऐसा दिव्य प्रकाश हजारों वर्ष पूर्व सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के तले जब दिखाई दिया, तभी वह बुद्ध कहलाने लगे थे। मेरे अंदर के अर्थशास्त्र के शिक्षक का अज्ञान क्षणों में नष्ट हो गया। आवश्यकता और मांग से लेकर वितरण और लाभांश तक के सभी प्रश्न स्वतः ही हल हो गए। चंद घंटों की कुत्ता खरीदने की तपस्या संभवतः सिद्धार्थ के घर त्याग कर वर्षा की तपस्या से कहीं अधिक फलीभूत हो गई। मुझे बोध हो गया था कि मुझे अपने विद्यार्थियों से क्या कहना है, और गिरीश जी सोच रहे थे कि न तो कृपाल सिंह और न ही पमरेरियन के मिलने पर अब उन्हें संतोष को क्या बताना है। बहुत ही खूबसूरत सर की ये रचना, और समझ आया कि कैसे हम लोग कुत्ते से प्रभावित होकर और इस तरह की घटनाएं घटती हैं। एक और रचना आदरणीय सर की मैं आप सबके बीच रखती हूँ। ये है गांधी जी का चश्मा। और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं आदरणीय हरीश नवल सर की, डॉक्टर हरीश नवल सर जी की व्यंग्य रचनाएं आप सबके समक्ष रख रही हूँ आज उनके जन्मदिन के अवसर पर। लीजिए, गांधी जी का चश्मा। कंपनी बाग अहिंसा नगर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। जब भी कोई शोभा यात्रा अथवा राजनीतिक यात्रा नगर में निकलती होती है, तो इसका शुभारंभ गांधी जी की मूर्ति से ही किया जाता है। जब भी कोई आंदोलन होता है, आंदोलनकर्ता इसी मूर्ति के नीचे शपथ लेते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को यहाँ गांधी जी की मूर्ति होती है, वहीं उनका जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। अहिंसा नगर में भी ऐसा ही था। गांधी जी का यह मूर्ति देश को एक बहुत बड़े शिल्पकार ने बनाई थी, जिसके एवज में उसे बहुत बड़ी धनराशि दी गई थी। मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसे एक चट्टान को काटकर बिना किसी जोड़ के उकेरा गया था। गांधी जी की चप्पलें, धोती, जेब घड़ी और चश्मा भी बिना किसी जोड़ के उसी चट्टान का हिस्सा थे, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करते थे। इस बार जब गांधी जयंती की तैयारी आरंभ हुई, मूर्ति साफ करने वाले गांधी भक्तों ने देखा कि गांधी जी का चश्मा गायब है। वे घबरा गए। एक तो सीढ़ी से ही गिर गया, वैसे तो उनमें से कई गिरे हुए ही थे। सनसनी फैल गई और थोड़ी ही देर में भारी भीड़ जमा हो गई।
कई प्रकार के कार्यकर्ता और अन्य नागरिक भी आते रहे। सभी को ये आश्चर्य था कि चश्मा तो मूर्ति का ही हिस्सा था, अलग से लगाया नहीं गया। फिर गया कैसे? आदम कद से 3 गुनी मूर्ति को कोई इंसानी चश्मा नहीं पहनाया जा सकता, उसके लिए विशेष रूप से बनवाया ही जाता। गांधी बिना चश्मा गांधी जी गांधी नहीं लग रहे थे। मीडिया के लिए यह एक बड़ी खबर थी, जिससे सबकी टीआरपी बढ़ सकती थी। जैसे ही सैकड़ों नेताओं की टीआरपी गांधी जी की वजह से बढ़ी, जिसका लाभ उनकी हत्या के बाद से वे उठा रहे। गांधी के आदर्शों की हत्या का खून बहाने वाले चश्माहीन गांधी जी की मूर्ति को देख ऐसे आंसू बहा रहे थे कि घड़ियाल भी शर्मा जाए। 2 अक्टूबर की रात कंपनी बाग में सन्नाटा था। कुछ श्वानों के अतिरिक्त वहां कोई नहीं था। अहिंसा नगर के स्लम में रहने वाले एक शुद्ध गांधीवादी वृद्ध आचार्य, जिनकी जिंदगी आजादी के आंदोलन में बीती थी, चश्मे के गायब होने की खबर सुनकर रात्रि के इस पहर में गांधी दर्शन करने आए थे। आचार्य जी ने सिर ऊंचा करके तनिक दूरी से गांधी जी के चेहरे को गौर से देखा। चेहरे के बिना गांधी जी की आंखें उन्हें ऐसे लगी जैसे उनमें अश्रु भरे और गहरी उदासी है। चश्मे के बिना महात्मा गांधी नहीं लग रहे थे। आचार्य जी ने तीखी दृष्टि से देखा कि गांधी जी के होंठ बहुत सूखे हुए हैं और चश्मे के कारण गांधी जी का पूरा चेहरा कहीं दिखता था। नजरें चश्मे पर ही टिकी रहती थी और उसे भेद नहीं पाती थी। आचार्य जी हाथ जोड़े कुछ समय तक गांधी जी के चेहरे को निहारते रहे। उनके मन में सवाल उठ रहा था कि गांधी जी का चश्मा कहाँ गया? क्या किसी का षड्यंत्र था कि चुपचाप रातों रात इतनी ऊपर चढ़कर बड़ी सफाई से चश्मा काटा गया? मूर्ति को विदा वाला प्रणाम कर जैसे ही आचार्य जी अपने घर जाने के लिए मुड़े, उन्हें लगा मानो मूर्ति से आवाज आ रही हो। वे ठिठके घूम कर नजरें उठाकर गांधी जी की आंखों की ओर देखा। आश्चर्य! गांधी जी की पलकें छपक रही थी, उनके होठ खुल रहे थे और उनसे निकले शब्दों की ध्वनि वाणी के रूप में आचार्य जी को सुनाई दी। सुनो, तुमसे ही कह सकता हूँ, तुम जैसे मेरे आचरण का अनुकरण करने वाले अब मुट्ठी भर ही रह गए। विगत 7 दशकों से देखता रहा हूँ, मेरे विचारों की रोज हत्या हो रही है, जबकि मेरी हत्या केवल एक ही बार हुई। सोचता रहा, देखता रहा कि बदलती हुई सफेद, लाल, केसरी आदि टोपियां वालों में कोई तो मेरे सपनों को आरंभ करेगा, लेकिन सभी एक से ही आचरण को अपनाते रहे। मेरी सोच धीरे धीरे मरती रही। अब मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने खुद ही अपना चश्मा उतार कर नष्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी के सिद्धांतों का जिस तरह से लोग अनुकरण नहीं कर रहे, उनको एक अलग तरीके से लेते हैं, तो उस पर ही आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल सर ने ये रचना लिखी है। उनको बहुत बहुत प्रणाम। उनको जन्मदिन की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।